हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जीशान अहमद आज आपको कराने वाला हूं कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान का भूगोल, जिसमें हम खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ रहे थे। इसका पार्ट 1 बच्चों, पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने करा दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपने उसको देख लिया होगा और खनिज के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ों को अपनी कॉपी में नोट भी कर लिया होगा। आज हम इसका पार्ट 3 करेंगे बच्चों, जिसमें हम सिर्फ ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ऊर्जा संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक परंपरागत और एक गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन बच्चों। तो इनके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में आप हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे। आज का मोटिवेशनल कोट से बच्चों कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सोगड़ा, ऋतु आए फल होए। इसका मतलब होता है बच्चों कि हमें क्या करना है, अपने मन से कहना है कि धीरे धीरे चलना है। जिस प्रकार से एक जो माली होता है वो बागीचे को साल भर सींचता रहता है, लेकिन माली के सींचने मात्र से ही तुरंत फल नहीं आ जाता बच्चों। तो जब मौसम आता है जब ही फल आता है। ठीक उसी प्रकार से आपकी आज की मेहनत बच्चों, आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा ना, वहाँ पे क्या करेगी, रंग लाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को, जिसमें हम पढ़ने जा रहे थे ऊर्जा संसाधन के बारे में, यानी एनर्जी रिसोर्स। अब एक क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा संसाधन का आखिर कहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, हमारे वहाँ खाना पकाने में हो गया, या तो रोशनी के लिए हो गया, या ताप के लिए हो गया, या गाड़ियों को चलाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, ऊर्जा संसाधन की ज़रूरत होती है। और ऊर्जा का जो उत्पादन होता है वो किससे होता है, खनिजों से होता है। खनिज जैसे बच्चों कि बिजली का उत्पादन हम कोयले से भी कर सकते हैं, पेट्रोलियम से भी कर सकते हैं, है ना। और तीसरा एक आता है बच्चों प्राकृतिक गैस और यूरेनियम और थोरियम, इन सभी से हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। तो ऊर्जा संसाधन कहाँ पर बच्चों, खाना पकाने में और रोशनी और ताप के लिए प्रयोग किया जाता है, गाड़ियों के संचालन के लिए और मशीनों के संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का उत्पादन ईंधन जैसे कि कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस, साथ ही साथ में बच्चों यूरेनियम तथा थोरियम से भी विद्युत को उत्पन्न किया जाता है, यानी बिजली बनाई जाती है। और जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, विद्युत जो है बिजली दो प्रकार का होता है, एक ताप विद्युत जो ताप से बनाया जाता है, और एक होती है जल विद्युत, यानी जो पानी से बनाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जल विद्युत कहते हैं। और ऊर्जा संसाधन यदि आपसे पूछे तो ये दो प्रकार का होता है बच्चों, एक परंपरागत ऊर्जा संसाधन और एक होता है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। और इन्हीं के बारे में बच्चों आज की हम क्लास में पार्ट 3 में विस्तार से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि 5 मार्क्स में बच्चों क्वेश्चन आ जाता है कि वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए जीवन जीने के लिए या भविष्य को आगे सिक्योर करने के लिए परंपरागत स्रोत के अलावा गैर परंपरागत पे हमें क्या करना पड़ेगा, निर्भर होना ही पड़ेगा। क्योंकि ये जो परंपरागत स्रोत हैं ये खत्म हो जाएंगे आगे चलकर, और हमारे पास बचेंगे कौन से, गैर परंपरागत स्रोत। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा कि ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण कैसे किया है। तो ऊर्जा संसाधन को बच्चों दो भागों में बांट सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया बच्चों। पहला क्या है, परंपरागत ऊर्जा के साधन, और दूसरा क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन, यानी परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। जिसमें मैंने बताया था परंपरागत क्या है, परंपरागत साधनों में लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस, यानी आपको याद रखना है कोयला, पेट्रोल और ये प्राकृतिक गैस किस में आते हैं, परंपरागत में आते हैं। गैर परंपरागत किसे कहते हैं बच्चों, जो अभी नए हैं, जो हाल फिलहाल में उपयोग किए जा रहे हैं। जैसे सौर ऊर्जा हो गया बच्चों, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, है ना, ज्वारीय ऊर्जा, साथ ही साथ में बच्चों भूतापीय ऊर्जा, और बायोमास हो गया, बायोगैस हो गया, परमाणु ऊर्जा, ये सारे किस में आते हैं बच्चों, गैर परंपरागत साधन में आते हैं। तो बच्चों ऊर्जा के परंपरागत साधन में सबसे पहले क्या चीज़ आता है, कोयला आता है। क्या आता है बच्चों, कोयला। और भारत में कोयला बच्चों अगर पूछे तो बहुतायत में पाया जाता है, यानी कोयले प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और कोयला बच्चों हमारे वहाँ पे
जो है कि इसका उपयोग किसमें, ऊर्जा उत्पादन में होता है, उद्योगों में भी होता है और घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी किया जाता है। और कोयले का निर्माण बच्चों किससे होता है, पादप पदार्थों से होता है जो लाखों वर्षों तक संपीड़न से हुआ है। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, जो लाखों करोड़ों साल पादप थे ना, पेड़ पौधे थे, तो उनसे क्या बना है, कोयला बना है। और जो लाखों करोड़ों साल पहले जो जीव जंतु थे जो ज़मीन में दब गए, तो इनसे क्या बना है बच्चों, पेट्रोल बना है। क्या बना है, पेट्रोल। और ये कोयला बच्चों हमारे वहाँ पे 2 प्रकार से पाए जाते हैं। आगे मैंने बच्चों पीपीटी में लिख रखा है, लेकिन उसको समझा यहीं पे देता हूँ। एक है बच्चों कि गोंडवाना कोयला क्षेत्र, और यहाँ पे जो कोयला पाया जाता है वो 200 लाख पुराने है ना, से भी अधिक पुराने हैं। जैसे कि वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में है बच्चों, और कहाँ पर है ये, झारखंड में है। दूसरा पाया जाता है बच्चों टर्शियरी कोयले क्षेत्र में पाया जाता है, यानी जो 55 लाख साल से भी क्या हैं, पुराने हैं। जैसे कि कहाँ पर हैं बच्चों, मेघालय में हैं और अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। तो कोयला के क्षेत्र 2 हैं बच्चों, गोंडवाना कोयला क्षेत्र और टर्शरी कोयला क्षेत्र। गोंडवाना कौन, जो 200 लाख साल पुराने हैं, और टर्शरी कौन, जो 55 लाख साल पुराने हैं। और यदि पूछे बच्चों कोयला कितने प्रकार का है, तो कोयला 4 प्रकार के हमारे वहाँ कोयला पाया जाता है। सबसे पहले बच्चों पीट मतलब जो सबसे निम्न गुणवत्ता वाला कोयला होता है उसे हम क्या कहते हैं, पीट कोयला। पीट कोयला के बाद आता है बच्चों लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट को ही हम क्या कहते हैं, भूरा कोयला, यानी ब्राउन कोल, यानी भूरा कोयला किसे कहते हैं, लिग्नाइट को। तीसरा आता है बच्चों बिटुमिनस कोयला। और चौथे प्रकार का कोयला है बच्चों एंथ्रेसाइट कोयला। सबसे उच्च गुणवत्ता का कोयला कौन सा है बच्चों, एंथ्रेसाइट। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। आइए अब इसको पीपीटी में पढ़ते हैं। तो कोयले के प्रकार बच्चों, संपीड़न की मात्रा और गहराई और दबने के समय के आधार पर कोयला कई प्रकार के पाए जाते हैं। पीट कोयला बच्चों दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं, है ना। तो उसके बाद इसमें निम्न कार्बन होता है बच्चों और नमी की उच्च मात्रा होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, पीट, यानी ये निम्न गुणवत्ता वाला कोयला होता है। उसके बाद लिग्नाइट आता है बच्चों, ये भी निम्न कोटि का है और इसी को हम क्या कहते हैं, भूरा कोयला कहते हैं। और ये मुलायम भी होता है और नमी युक्त वाला होता है। तीसरा आता है बच्चों बिटुमिनस, तो गहराई में दबे के कारण अधिक ताप से प्रभावित कोयले बिटुमिनस का निर्माण होता है और ये वाणिज्यिक मतलब उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। और चौथा कोयला है बच्चों एंथ्रेसाइट। सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है बच्चों, एंथ्रेसाइट। इसमें जो है कार्बन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। तो कोयला कितने प्रकार का बच्चों, 4, पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला और एंथ्रेसाइट कोयला। उसके बाद आएगा बच्चों कि भारत में कोयला जो है गोंडवाना क्षेत्र और टर्सरी निक्षेप में पाया जाता है। गोंडवाना कितना, जो 200 लाख साल पुराना है बच्चों, और टर्सरी कितनी साल पुराना था, 55 लाख साल पुराना है। तो गोंडवाना कोयला धातु शोधन कोयला होता है और दामोदर घाटी, पश्चिम बंगाल, झारखंड में झरिया, रानीगंज, बोकारो में पाया जाता है। और गोदावरी महानदी, सोन तथा नदी घाटियों में भी कोयले का जमाव पाया जाता है। जो टर्सरी कोयला होता है वो मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में पाया जाता है। अगर कोयले के बारे में पूछे बच्चों तो कोयला एक क्या होता है, एक जीवाश्म ईंधन है, यानी उसको जलाया जा सकता है बच्चों, है ना। तो ये ध्यान रखना है। और कोयला कितने प्रकार का पाया जाता है बच्चों, 4 प्रकार का पाया जाता है ना। और कोयले की सर्वोत्तम क्वालिटी कौन सी होती है, एंथ्रेसाइट। कौन सी सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है बच्चों, एंथ्रेसाइट कोयला होता है। तो आइए बच्चों अब हम अगला पढ़ते हैं। तो अगला है बच्चों पेट्रोलियम। जैसा कि आप जानते हैं कि जो पेट्रोलियम है ना, पेट्रोलियम यानी पेट्रोल, ये भी क्या है, परंपरागत ऊर्जा में आता है। और अगर पूछे हमारे वहाँ भारत में बच्चों पेट्रोलियम का सबसे बड़ा स्रोत जो अभी हाल फिलहाल में मिला है उसका नाम क्या है बच्चों, मुंबई हाई। और पेट्रोलियम के लिए हमने ONGC एक कमीशन बनाया था बच्चों 1956 में। तो ये ताप और प्रकाश के लिए बच्चों ईंधन और मशीनों को स्नेहक और अनेक विनिर्माण उद्योगों को कच्चा माल भी प्रदान करता है। अगर पूछो बच्चों हमारे वहाँ तेल शोधन कारखाने कितने हैं, 18 हैं। तो उससे हम संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक,
असंख्य रासायनिक उद्योग है ना, इसका नोडी बिंदु का काम करता है। भारत में कुल पेट्रोलियम उत्पादन का बच्चों 63% मुंबई हाई से होता है, 18% गुजरात से और 16% क्या होता है, असम से होता है। अगर पूछे बच्चों असम में कहाँ पर, तो असम के डिगबोई से होता है, और गुजरात के अंकलेश्वर में क्या है, तेल शोधन कारखाना है, तो वहीं पे क्या होता है बच्चों, इसका उत्पादन होता है। तो जो पेट्रोलियम होता है बच्चों, पेट्रोलियम सबसे पहले मुंबई हाई 1973 में बच्चों मुंबई हाई की खोज की थी, और किसने किया था, सागर सम्राट नाम के एक जहाज़ ने किया था। और उसी के 3 साल बाद बच्चों 1976 से जो मुंबई हाई है ना, मुंबई हाई से हमने तेल को निकालना चालू कर दिया था। उसके बाद आता है बच्चों प्राकृतिक गैस, यानी इसको हम बोलते हैं नेचुरल गैस है ना। और अगर पूछे बच्चों कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है। तो इसे ऊर्जा के एक साधन के रूप में तथा पेट्रो रसायन के औद्योगिक कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। और ये जो है वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है, कम उत्सर्जन करता है। इसी के कारण जो प्राकृतिक गैस को है ना, पर्यावरण के लिए हम अनुकूल मानते हैं। और CNG का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और बच्चों ये CNG मतलब तो बच्चों CNG का मतलब क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और इसे हम बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ये LPG नहीं है बच्चों, LPG का मतलब होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस है ना, तो ये ध्यान रखना है बच्चों। तो प्राकृतिक गैस के क्षेत्र कहाँ है बच्चों, कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में, मुंबई हाई। और मुंबई हाई की खोज कब हुई थी, 1973 में। पेट्रोल कब से निकाला बच्चों, 1976 से है ना। खंबात की खाड़ी में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, इन क्षेत्रों में बच्चों प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं। उसके बाद है बच्चों चौथा क्या है, विद्युत। और विद्युत कितने प्रकार से बनता है, 2, एक होता है ताप विद्युत और एक होता है बच्चों क्या, जल विद्युत। तो आधुनिक विश्व में बहुत से अनुप्रयोग बहुत ज़्यादा विस्तृत हैं। विद्युत 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, एक होता है जो प्रवाही जल से हाइड्रो टरबाइन चलाकर जो जल विद्युत बनाया जाता है उसे हम कहते हैं, और अन्य जैसे जो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को जलाकर टरबाइन जलाकर ताप विद्युत उत्पन्न करी जाती है। तो ये 2 प्रकार के क्या होते हैं बच्चों, विद्युत होते हैं। विद्युत का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। नदियों पे तुमने देखा होगा बच्चों बांध बनाकर, और वहाँ पे से क्या है, पानियों को गिराकर नीचे टरबाइन लगाकर भी क्या बनाया जाता है, बिजली बनाई जाती है। ये एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है बच्चों, और भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी हैं जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना हो गया, दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन हो गया, कोपली हाइडल परियोजना। इन परियोजनाओं से क्या हो रहा है बच्चों, कि जल से क्या किया जा रहा है, विद्युत बनाया जा रहा है। उसके बाद ताप विद्युत जो है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन्न किया जा रहा है। ताप विद्युत गृह जो है अनवीकरणीय योग्य जीवाश्मी ईंधन का प्रयोग कर विद्युत उत्पन्न करते हैं। लेकिन जैसा कि हमने जाना बच्चों, जल क्या है, नवीकरणीय। तो संसाधन भी बच्चों एक होता है नवीकरणीय संसाधन, यानी जिनका हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनका हम पुनः उपयोग कर सकते हैं और ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, जिनको एक बार हमने प्रयोग कर लिया और वो आने वाले समय में क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, अनवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। तो ये जो ताप विद्युत बनता है वो अनवीकरणीय है, लेकिन जो जल से विद्युत बनाया जाता है वो क्या है बच्चों, नवीकरणीय संसाधन है। तो ये था बच्चों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, जिसमें हमने कोयला के बारे में पढ़ा। और कोयला कितने प्रकार का है बच्चों, 4 प्रकार का, पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला और एंथ्रेसाइट। अगर पूछे बच्चों भूरा कोयला किसे कहते हैं, लिग्नाइट को कहते हैं। किसे कहते हैं, लिग्नाइट को। कोयला 2 जगहों में पाया जाता है बच्चों, एक है गोंडवाना क्षेत्र जो कि 200 लाख साल पुराने हैं, और एक आता है बच्चों टर्शरी क्षेत्र। टर्शरी क्षेत्र में 55 लाख साल पुराने हैं। दूसरा आता है बच्चों कोयले के बाद पेट्रोल आता है, और पेट्रोल भारत में बच्चों गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, और साथ ही साथ में मुंबई हाई से निकाला जाता है। पेट्रोल के लिए बच्चों एक ONGC कमीशन बना था, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, और ये कब बना था,
1956 में। तीसरा आता है बच्चों प्राकृतिक गैस। क्या आता है? प्राकृतिक गैस। और प्राकृतिक गैस बच्चों यानी नेचुरल गैस CNG। CNG का मतलब क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और अगर पूछे बच्चों CNG के लिए ही स्थापना हुई थी गेल की। किसकी हुई थी? गेल। तो यहाँ पे आपको अच्छे से लिखना GAIL यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। कब बना था बच्चों? 1984 में। चौथा आता है बच्चों हमारा विद्युत। और विद्युत कितने प्रकार का है? 2, जल विद्युत और ताप विद्युत। तो ये था बच्चों परंपरागत संसाधन। अब हम पढ़ेंगे ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन। तो ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन वे हैं जो हाल ही में प्रयोग में आए हैं। इन स्रोतों का प्रयोग करने का उपाय तकनीकी पहले जो है नहीं थे। और इन स्रोतों की विशेषताएं हैं कि ये पृथ्वी पर असीमित मात्रा में है। असीमित मतलब कि ये कभी भी खत्म नहीं होंगे और ये स्रोत कभी भी लुप्त नहीं होंगे। यदि थोड़ा ही चेष्टा और इनका ध्यान रखा जाए तो ये हमें सदा ऊर्जा प्रदान करते रहेंगे। इस प्रकार ऊर्जा स्रोत जो है अक्षय होते हैं यानी कभी भी खत्म नहीं होते हैं। तो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के हमें ये फायदे हैं बच्चों, असीमित हैं, है ना। पहला तो असीमित है, कभी लुप्त नहीं होंगे और इनको हम अक्षय संसाधन भी कहते हैं क्योंकि ये प्रदूषणहीन है। यानी ये क्या करते हैं बच्चों? प्रदूषण भी क्या करते हैं? नहीं करते हैं। और ये पर्यावरण के क्या होते हैं? हितैषी होते हैं यानी इको फ्रेंडली भी कहा जाता है। यदि प्रदूषण होता भी है तो वो इतना कम होता है कि उसे आसानी से नियंत्रण करा जा सकता है। इनका प्रयोग अधिकतर बिजली के उत्पादन के लिए किया जाता है। इनसे विश्व के उन कोनों तक भी बिजली पहुंचाई जा सकती है जहां पर तार बिछाना काफ़ी कठिन होता है। पारंपरिक स्रोत की तुलना में ये सारे संसाधन होते हैं बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों ये क्या होते हैं? सस्ते होते हैं। पारंपरिक स्रोत की तुलना में ये सस्ते संसाधन होते हैं। तो यहाँ पे करेक्शन कर लेना कि ये सस्ते पड़ते हैं। और इसके कुछ उदाहरण है बच्चों, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, साथ ही साथ में बायोमास ऊर्जा। तो बच्चों इसमें है पहला परमाणु ऊर्जा और आणविक ऊर्जा के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि परमाणु ऊर्जा के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं? बिजली को बना सकते हैं। तो ये ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त होती है यानी कि जब अणु बदलते हैं तब। और इसका उपयोग जो है विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है यानी विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने में किया जाता है। और इसके लिए बच्चों 2 धातु, एक का नाम है यूरेनियम और दूसरे धातु का नाम है बच्चों थोरियम। यूरेनियम और थोरियम के भंडार बच्चों भारत में बहुत ही कम है ना। इसलिए हमारे वहाँ गाँवों में क्या होती है? आज भी बिजली सही से नहीं आ पाती। तो यूरेनियम और जो थोरियम है वो झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में पाए जाते हैं और इसका प्रयोग परमाणु और आणविक ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। केरल में मिलने वाली जो मोनोजाइट रेत है वहाँ पे भी थोरियम की मात्रा पाई जाती है। और अगर पूछे बच्चों कि परमाणु ऊर्जा के लिए सर्वप्रथम प्रयास, तो परमाणु ऊर्जा आयोग बना था। परमाणु ऊर्जा आयोग। और परमाणु ऊर्जा आयोग कब बना था? 1948 में, 1948 में। और 1948 में ही बच्चों क्या हुआ था? श्रीलंका आज़ाद हुआ था। और 1948 में ही IUCN बना था यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। श्रीलंका भी 1948 में आज़ाद हुआ था। और परमाणु ऊर्जा आयोग भी कब बना था? 1948 में यानी एटॉमिक एनर्जी कमीशन। और इसका नाम बच्चों ये क्या हुआ था? दूसरा ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान कब बना? 1954 में। अगर पूछे ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान तो ये कब बना? 1954 में यानी 1954 में बना। और इसका नाम चेंज कर दिया बच्चों, क्या किया गया? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र 1967 में कर दिया गया था क्योंकि ये परमाणु ऊर्जा के जनक थे। परमाणु ऊर्जा के जनक। और उनका नाम क्या बच्चों? होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा ये भारत में परमाणु ऊर्जा के बच्चों जनक जाने जाते हैं। तो ये था परमाणु और ऊर्जा और आणविक ऊर्जा कि यूरेनियम और थोरियम से बनता है। परमाणु ऊर्जा आयोग कब बना? 1948 में। ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान 1954 में। और परमाणु ऊर्जा के जनक कौन है? होमी जहांगीर भाभा। दूसरा आता है बच्चों हमारे पास सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी।
जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य की रोशनी को क्या करते हैं हम फोटोवोल्टिक सेल में क्या करते हैं, इकट्ठी कर लेते हैं और बैटरी के माध्यम से यानी उसी फोटोवोल्टिक सेल में उसकी एनर्जी इकट्ठी हो जाती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा। और ये 100% बच्चों क्या होता है, प्रदूषण रहित होता है। तो भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, कि मतलब यहाँ पे सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए सौर ऊर्जा का दोहन की यहाँ पे असीम संभावनाएं है बच्चों। और सूर्य की किरणों में क्या है, ऊर्जा बिजली बनाने की क्षमता होती है। जो फोटोवोल्टिक सेल होता है यानी कि जो बैटरी नहीं होती जिसमें हम इकट्ठा करते हैं, का प्रयोग कर इन किरणों को ऊर्जा को सीधा बिजली में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे लगाने की जो प्रारंभिक लागत है बच्चों वो थोड़ी अधिक होती है, परंतु इसके बाद क्या होता है, बहुत कम खर्चा आता है। और ये अत्यंत एक कुशल तरीका है जिसमें बिजली पैदा होने के पश्चात कोई अवशेष नहीं बचता है। हालांकि रात में बच्चों ये काम नहीं करता है, क्योंकि रात में सूरज की रोशनी नहीं होती है, तो ये बिजली उत्पन्न नहीं कर सकता है ना। तो संचार रुक जाता है। अन्य ऋतुओं में भी अपेक्षित तीव्रता में कमी आती है। तो भारत में ग्रामीण और जो सुदूर क्षेत्र है ना बच्चों, वहाँ पे ऊर्जा को तेजी से लोकप्रिय बना रहे हैं इसी के कारण, जिसके प्रयोग से गांव में जो घर हैं उपलों तथा लकड़ी पर जो निर्भरता थी ना, उसको हमने कम से कम कर दिया, जो पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगा और कृषि में भी खाद्य की आपूर्ति जो है इससे अधिक होगी। तो सौर ऊर्जा बच्चों भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देशों के लिए बहुत ही लाभप्रद साबित हुआ है। और सौर ऊर्जा से क्या हुआ है बच्चों, फोटोवोल्टिक सेल में क्या है, सूर्य की किरणों को विद्युत में परिवर्तित कर दिया जाता है। और ये ऊर्जा का एक स्वच्छ ईंधन होता है, यानी प्रदूषण रहित होता है ना। और विद्युत ऊर्जा के सभी उपयोग इसमें कर लिया जाता है। तो ये क्या है, सौर ऊर्जा फोटोवोल्टिक सेल में इकट्ठा करते हैं। अगला आता है बच्चों पवन ऊर्जा। आपने विंडमिल बच्चों इस प्रकार से देखी होगी, तो इसे हम विंडमिल कहते हैं। और ये जब हिलता है बच्चों तो इसके नीचे क्या लगा कर रखते हैं हम लोग, टरबाइन। और इस टरबाइन के माध्यम से ही ऊर्जा इकट्ठी होती रहती है। तो वायु ऊर्जा विंडमिल का प्रयोग कर प्राप्त किया जाता है। वायु के वेग से विंडमिल के पंखे जो है घूमते हैं, जिससे टरबाइन घूमता है और फिर क्या होती है बच्चों, इसी में बिजली पैदा हो जाती है। यानी जैसे जैसे घूमेगा इसमें बिजली पैदा होती जाएगी। इस बिजली का प्रयोग बच्चों सिंचाई और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी पहुंचाने जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। विंड फार्म जो होते हैं वो सौराष्ट्र हो गया, पश्चिमी राजस्थान आदि जगहों पर क्या है लगाए जाते हैं, जहां पे प्रचुर मात्रा में वायु का प्रवाह होता है। कुछ असुविधाएं होती हैं बच्चों विंड फार्म बनाने में, जैसे कि बड़े क्षेत्रों की आवश्यकता होती है, यानी बहुत बड़ा ज़मीन चाहिए इसके लिए। और विंड फार्म से बहुत शोर भी होता है और हवा की गति के उतार चढ़ाव के कारण इसकी उपलब्धता निश्चित नहीं हो पाती। तो कई सारी चीज़ें बच्चों जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है और डिमेरिट्स भी होते हैं। तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र तथा लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा के क्या हैं, फॉर्म हैं। तो ये था बच्चों आपका पवन ऊर्जा के बारे में। साथ ही साथ में बच्चों नागरकोइल में, जैसलमेर और यहाँ पे भी पवन ऊर्जा को क्या किया गया, प्रभावी प्रयोग बनाने के लिए जाने जाते हैं। और भारत में इसकी विशालतम पेटी बच्चों तमिलनाडु और नागरकोइल से मदुरई तक भी अवस्थित है। अगला आता है बच्चों बायोगैस के बारे में, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रचलन ज़्यादा होता है। और ये क्या है, खाद्य अपशिष्ट हो गया बच्चों, कृषि अपशिष्ट हो गया, इन सभी चीज़ों से क्या किया जाता है, बनाया जाता है। और गांव में इनको बच्चों गोबर गैस प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्या होते हैं, ये किसानों को बच्चों एक प्रकार से बहुत फ़ायदा करते हैं। किसानों को दो प्रकार से फ़ायदा होता है, एक तो उनको विद्युत की प्राप्ति भी हो जाती है, यानी ऊर्जा की प्राप्ति भी हो जाती है, और साथ ही साथ में उनको खेती के लिए उर्वरक की भी प्राप्ति हो जाती है। तो इनको गोबर गैस प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, यानी बायोगैस ग्रामीण भारत में किया जाता है। उसके बाद अगला आता है बच्चों ज्वारी ऊर्जा। तो ज्वारी ऊर्जा में जो महासागरीय तरंगें होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है। तो ज्वार भाटा किसे कहते हैं, समुद्र का ऊपर जाना और नीचे आना, यानी पानी का ऊपर जाना नीचे आना, इसे ज्वार और भाटा कहते हैं। और इससे क्या होता है बच्चों, वहाँ पर टरबाइन लगाकर और उनसे क्या किया जाता है, विद्युत उत्पन्न
की जा सकती है। तो महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। सूरज तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्री तथा महासागरों में ज्वार यानी टाइड्स उठती हैं और इन ज्वारों की स्थिति और गतिज ऊर्जा को बिजली में बनाने का प्रयोग किया जाता है। तो भारत के कुछ क्षेत्रों में इसकी संभावनाएं जो है बहुत ज़्यादा हैं, परंतु तट पर प्रयोग होने वाले यंत्र जो है महंगे होने के कारण अभी ये ज़्यादा प्रचलन में नहीं आए। भारत में जैसे खंबात की खाड़ी हो गया, कच्छ की खाड़ी हो गया, पश्चिमी तट गुजरात हो गया और पश्चिम बंगाल सुंदरवन क्षेत्र के डेल्टा क्षेत्र में ज्वारी तरंगों को ऊर्जा उत्पादन करने की आदर्श दशाएं उपलब्ध है, परंतु बच्चों ये काफ़ी महंगे होते हैं, इसलिए अभी इनका प्रयोग सही से हम कर नहीं पाते। जैसा कि आपको पता है हमारी तटवर्ती सीमा बहुत बड़ी है और ये टोटल कितने बच्चों 6100 किलोमीटर। यहाँ पे हमारे पास ज्वारी ऊर्जा की क्या है अपार संभावनाएं हैं, परंतु हम इनका भी उपयोग नहीं कर रहे हैं। अगला है बच्चों हमारा भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय मतलब जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी के गर्भ में क्या है बहुत ही गर्मी है यानी बहुत ही गर्म है। और भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग कैसे होता है कि यहाँ पर बच्चों क्या करते हैं एक तरफ छेद कर लेते हैं और एक दूसरी तरफ कर लेते हैं। यहाँ पे इस तरफ से क्या करते हैं पानी को क्या करते हैं प्रवाहित करते हैं। जब पानी यहाँ से प्रवाहित होती है बच्चों तो यहाँ से गर्म ये इधर भाप बनकर ऊपर जाती है और जैसे ही जो भाप जाता है वो ऊपर जाता है ना तो ये प्रेशर से जाता है और इससे यहाँ पे क्या होता है जो टरबाइन होता है ना वो टरबाइन जो है घूमने लगता है और विद्युत उत्पन्न हो जाती है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में ताप का प्रयोग उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। धरती के भीतर जो है ऊष्मा यानी हीट होता है उसको ऊर्जा में बदला जा सकता है। यह ऊष्मा पानी के गर्म झरनों के रूप में बाहर आते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था। जहाँ भी भूतापीय प्रवणता अधिक होती है वहाँ उथली गहराइयों पर भी अधिक तापमान पाया जाता है। उसके बाद बच्चों तो भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में 2 प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई थी। पहली हिमाचल प्रदेश के मणिकर्णिका में पर्वतीय घाटी में तथा दूसरी लद्दाख के पुंगा घाटी में इसको शुरू किया गया था। तो ये थे बच्चों आपके गैर परंपरागत स्रोत, जिसमें हमने सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ा। दूसरा हमने पढ़ा बच्चों परमाणु ऊर्जा के बारे में। तीसरा हमने पढ़ा था बच्चों पवन ऊर्जा के बारे में। चौथा हमने पढ़ा बच्चों बायोगैस के बारे में यानी गोबर प्लांट के बारे में। और 5वां हमने जाना बच्चों भूतापीय ऊर्जा के बारे में। अगला हम पढ़ते हैं बच्चों गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का विकास क्यों करना चाहिए। तो जैसा कि जानते हैं पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत सीमित हैं और जल्द ही खत्म हो जाएंगे। उनके कारण बच्चों क्या होता है उनके कारण है एक कारण है कि वो प्रदूषण भी करते हैं। और गैर पारंपरिक स्रोत क्या है क्लीन फ्यूल होते हैं। जो गैर पारंपरिक होते हैं वो क्लीन है यानी प्रदूषण नहीं करते हैं और ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, इसलिए हमें गैर परंपरागत स्रोत के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब भी हम अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं के लिए पारंपरिक स्रोतों पर ही भारी रूप से निर्भर हैं तथा गैर पारंपरिक स्रोतों का पूरी तरह लाभ उठाने के लिए अभी हमें बहुत समय लगेगा। हालांकि अनुसंधान चल रहा है और नई तकनीकों को खोजा जा रहा है जिससे गैर परंपरागत स्रोतों को निपुणता से हम प्रयोग कर सकें। भविष्य में यदि हमें पानी से चलने वाली गाड़ी और वायु से चलने वाली गाड़ी है ना वायु से चलने वाली मोटर भी दिखे तो कोई इसमें बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे हम क्या हैं बच्चों गैर परंपरागत स्रोत की ओर हम क्या हैं बढ़ते जा रहे हैं। तो ऊर्जा और सतत पोषणीय विकास। तो आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता होती है बच्चों। ऊर्जा के विकास सतत पोषणीय मार्ग को विकसित करने के लिए तुरंत आवश्यकता है। ऊर्जा के विकास के सतत पोषणीय मार्ग को विकसित करने के 2 तरीके हैं। एक ऊर्जा को संरक्षण करना चाहिए या नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को बढ़ावा देना चाहिए। तो इस दिशा में कई सारे कदम उठाए गए हैं ताकि हम क्या करें उनको ऊर्जा का बचत कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। परंतु प्रमुख प्रयास है बच्चों जो ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत सरकार के द्वारा किया गया था। SDG 7 का उद्देश्य बच्चों सभी के लिए सस्ती और विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा सुनिश्चित करना है। इसी के रूप में बच्चों गांव में क्या है LPG कनेक्शन एवं बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसमें बच्चों गैस सिलेंडर महिलाओं को मुफ्त में दिए गए। साथ ही साथ में प्रधानमंत्री सहज बिजली परियोजना भी शुरू की गई थी। और इलेक्ट्रिक वाहनों के ऊपर सरकार क्या कर रही है बच्चों सब्सिडी भी दे रही है। वर्ष 2018 में राष्ट्रीय पवन और हाइडल नीति की घोषणा भी की गई थी।
राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन का प्रयास, कुसुम, सोलर पार्क, सोलर रूफ टॉप योजना। तो ये सारी प्रमुख योजनाएं बच्चों ऊर्जा के सुरक्षा के लिए भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई हैं। साथ ही साथ में बच्चों नीति आयोग के द्वारा इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी सेनेटरियो 2047 की भी शुरुआत की गई है और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की भी स्थापना की गई है। भारत ने बच्चों वर्ष 2030 तक जो है गैर जीवाश्म और 2030 में ईंधनों पर आधारित संसाधनों से 40% संचयी विद्युत क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। यानी ऊर्जा के क्षेत्र में हम बच्चों बहुत ही जल्द गैर परंपरागत स्रोतों पे क्या है निर्भर हो जाएंगे और परंपरागत स्रोतों का साथ छोड़ देंगे। इसके लिए व्यक्तिगत प्रयास और सामुदायिक प्रयास और साथ ही साथ में बच्चों सरकारी प्रयास आवश्यक है। तो ये था बच्चों पूरा खनिज चैप्टर हमारा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चैप्टर की आपको क्या करना है, अच्छे से नोट्स बनाना है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा बच्चों। नोट्स हमारे अति महत्वपूर्ण है, इसको आपको कॉपी में लिखना जरूर है, इससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 और साथ ही साथ में पार्ट 3 इसका भी नोट्स बना लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।